हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो 10th बोर्ड परीक्षा है उसका मॉडल पेपर रिलीज कर दिया है। आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा, मॉडल पेपर डाउनलोड कर लिया होगा और आप उसको सॉल्व करने भी लग गए होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसमें आते हैं। बात क्या है कि आप जब पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पेपर सॉल्व करना ही है चाहे जो कुछ हो जाए, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को डबल या ट्रिपल करने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको सिर्फ यही लगा रहेगा पता नहीं बोर्ड का एग्जाम में कैसा आता है कैसा नहीं आता है। लेकिन जब आप इसको सोल्व कर लेंगे कंप्लीटली तो आपको ये लगेगा कि भाई बोर्ड का एग्जाम तो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। 12 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव है, 12 क्वेश्चन कुछ 1 लाइनर है, फिर 2 लाइनर 3 इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं फिर कुछ क्वेश्चन। तो बहुत ही सही एक सिस्टम से ये पेपर होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अब इस सीरीज में अपन मॉडल पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है उसका क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, 12 व 15 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी इसकी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जा रहा है सर 6 बार गया, फिर 2 का जा रहा है सर 3 बार गया, फिर 2 का जा रहा है क्या, नहीं सर 3 का जा रहा है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 12 के टुकड़े करो, 2 × 2 × 3 × 1, ये 12 के गुणनखंड हो गए। इसी तरह से अपन क्या करते हैं, 15 के भी गुणनखंड करते हैं। तो 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा सर 3 का जा रहा है, 5 बार गया, फिर सर 5 का भाग जा रहा है इसमें 1 बार। तो 15 के गुणनखंड क्या हो गए भाई, 3 × 5। तो ये तो किसके हो गए, 12 के, ये 15 के हो गए। अब एलसीएम को अच्छा क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको लघुत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं ना। तो लैसे पे हो गया। और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ये मैसे पे हो गया ना। तो एलसीएम या लैसे पे निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे अपन, वह संख्या लेंगे जिसमें दोनों का भाग चला जाता हो, दोनों का भाग चला जाता हो। तो कौन सी संख्या होगी भाई जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो वो देखेंगे। इसमें से अपन इनके सभी फैक्टर को लेंगे, ठीक है, जितने भी गुणनखंड जो भी हैं सभी फैक्टर को लेंगे। बस ध्यान ये रखना है इसमें और इसमें जो संख्या आ रही है वो रिपीट नहीं हो जाए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है नहीं सर, तो 2 ले लो। फिर 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो इसको भी ले लो। फिर 3 आ रहा है, तो 3 को इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 3 भी ले लो। लेकिन ये ध्यान ये रखना है कि भाई 3 इसमें भी आ रहा है तो इसको ले लिया। फिर ऐसा मत कर देना कि सर इसमें भी आ रहा है तो इसका भी एक बार और लिख देना, नहीं, एक बार ही आएगी, भले ही वो तो एक संख्या सिर्फ एक बार आएगी, भले ही वो इसमें दोनों में अगर कॉमन है तो भी एक बार ही आएगी। तो 3 एक बार आ गया, फिर इसमें क्या है, 5 है सर इसमें, तो 5 ले लो, और फिर 1 दोनों में है। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा भाई, एलसीएम हो गया। एलसीएम हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेना, 60 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, इसका दोनों का क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ भी निकालना है, यानी महत्तम समापवर्ती, यानी वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या, 2 कॉमन है क्या, 2 इसमें है सर लेकिन इसमें तो नहीं है। फिर 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 दोनों में कॉमन है। फिर 5 सर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 1 दोनों में है, तो 1 भी ले सकते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा देखो, इसमें क्या दे रखा है कि भाई बहुपद जो है 3x² + 4x - 2, इसके शून्य कितने होंगे। मैंने क्या बताया था, शून्य क्या होते हैं, किसी बहुपद में x की अधिकतम जो घात है वही उसके शून्य होते हैं। तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितने आएंगे शून्य का, 2 आ जाएंगे, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक, भाई क्या होते हैं मूल बिंदु, ये देखो ये मूल बिंदु होता है, ये तुम्हारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये क्या हो गया मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या मानते हैं अपन, 0,0। तो क्या हो गया तुम्हारा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा क्या दे रखा है कि भाई एक रैखिक युग्म दे रखा है 2x + y = 6 रैखिक समीकरण दे रखी है। तो ये बोल रहा है कि इसको कौन सा युग्म संतुष्ट करेगा। तो कौन सा युग्म संतुष्ट करेगा, यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू रखेंगे, y की जगह वैल्यू रखेंगे। अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो संतुष्ट करता, नहीं आता है तो नहीं करता है। तो पहले में 1,2 है, तो देखते हैं 2 × x की जगह पे 1 रखो, y की जगह पे 2 रखो, बराबर कितना आ रहा है ये भाई 2 × 1 = 2 और 2 4 आ रहा है। क्या 6 के बराबर है? नहीं है। फिर 2,1 रख के देखते हैं, तो 2 × x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 1 रखा, बराबर कितना आएगा सर ये 5 आएगा। ये भी 6 के बराबर नहीं है। फिर 2,2 रखते हैं, 2 × 2 की जगह पे 2 रखा, फिर प्लस के y की जगह पे 2 रखा, बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 6। तो ये सही आ रहा है सर। तीसरे में 1,1 रख के देखें, क्या जरूरत तो नहीं है लेकिन देख लो तुम, 1 + 1 बराबर कितना आ रहा है सर, ये तो 3 आ रहा है, 2 × 2 और 1, तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो गया? सी वाला या तीसरा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या दे रखा है कि भाई जो द्विघात समीकरण जो रहती है ax² + bx + c = 0, इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, उसकी कंडीशन बतानी है कि क्या कंडीशन होगी। हमने पढ़ा था यहाँ पर जो विविक्त कर होता है डी, वो क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशंस पढ़ी थी, लगभग 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, 3 कंडीशन में क्या क्या था कि सबसे पहले तो अपन b² - 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे सर? मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। वास्तविक और बराबर होंगे, b² - 4ac = 0 तो हाँ सर। लेकिन अगर 0 से ज़्यादा आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग। अच्छा, अगर <0 आ जाए तो सर मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं है। तो ये ए आंसर है ना, ये सही हो जाएगा तुम्हारा। तो इस केस में मूल कैसे हो गए तुम्हारे? काल्पनिक हो गए। क्यों हुआ काल्पनिक? क्योंकि श्रीधराचार्य विधि जो पढ़ते हैं अपन, उसमें फॉर्मूला क्या होता है? -b + माइनस के √b² - 4ac/2a, यही पढ़ते हैं 2a। अब यहाँ पर विविक्त कर ये होता है जो रूट वाला है, अगर रूट में <0 यानी नेगेटिव संख्या आ जाए तो क्या रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। रूट के अंदर जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये संख्या क्या हो गई? काल्पनिक हो जाएगी। तो काल्पनिक के लिए b² - 4ac <0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि भाई 3, 7, 11, 15 इनका सार्वांतर ज्ञात करो। तो सार्वांतर क्या होता है भाई? बताओ बराबर। दूसरे पद में से पहला घटा दो या फिर तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, किसी को भी घटाओ। लेकिन इनका जो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वही सार्वांतर होता है। तो 7 में से 3 घटाओ भाई तो 4 आ गया। सार्वांतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। या फिर 11 में से 7 घटाओगे तो भी 4 आ रहा है। तो सार्वांतर कितना आ गया? इसमें 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा है कि 2 sin 45 cos 45, इसका मान क्या होगा? क्या होगा भाई? cos 45 और sin 45 के मान तुमने टेबल से पढ़े होंगे, क्या होते हैं? sin 45 का क्या होता है? 1/√2 और cos 45 का 1/√2। जिसको भी याद नहीं है टेबल को रट लेना, नोट के पी जाना, क्योंकि हर बार हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इनका यूज होने वाला है। तो 2 × 1/√2 और 1/√2 क्या हो गया? ये 1/2। तो क्या 2 से 2 कट गया? एक आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि भाई वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है? कितनी हो सकती है भाई? देखो ये वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इसकी परिधि के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि नहीं जा सकती, जो इसको स्पर्श करते हुए निकले। मतलब स्पर्श बिंदु से ना, ये थोड़ा गलत बन गया इधर का। तो ये क्या है? इसको स्पर्श करते हुए ही निकलनी चाहिए ना। तो ये तो इस तरह से कितनी खींच सकते हो? अनंत खींच सकते हैं ना, क्योंकि इस पे बहुत सारे बिंदु है, अनंत बिंदु है वृत्त की परिधि पर। तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाएगी तुम्हारी। कितनी हो जाएगी? अनंत स्पर्श रेखाएं। अब देखो इसमें क्या पूछ लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? सिंपल सा होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr²। ये क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल। अगर परिधि की पूछे तो 2πr। ये वृत्त है, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr। और क्षेत्रफल की पूछे तो πr²। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या दे रखा है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या दे रखा है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो देखते हैं पहले तो बेलन
जो बनता है अपना वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा या सिलेंड्रिकल होगा। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है भाई इसने 11 सेंटीमीटर, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है r है ना। तो अपने को क्या बोला है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इसकी परिधि कितनी होती है सर, बेलन की परिधि तो 2πr होती है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इसको किससे गुणा करेंगे, h से गुणा कर दो। तो यही बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। 2πr(h) किसके बराबर, अच्छा 2πr(h) हो गया ना। तो 2π की जगह क्या 22/7 इंटू r अपने को ज्ञात करना है। h दे रखा है क्या सर 11 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 968 बराबर, यही तो दे रखा है पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ सर, तो यहाँ से क्या निकालना है अपने को, r निकालना है। तो अब क्या करें भाई, इसको बताओ फटाफट, r निकालना है तो 968, ये 7 बटे में है तो इंटू में चला जाएगा, बाकी के इधर की सब संख्याएं बटे में आ जाएगी, 2 इंटू 22 इंटू 11। अच्छा, इसमें किसका 11 का भाग जा रहा है, हाँ सर 2 ना। तो 11 का कितनी बार है, 11 8 88, फिर 8 बज के 11 8 88, फिर सर 22 का भी जा रहा है, कितनी बार 4 बार जा रहा है 2, फिर सर इसे 2 से कट जाएगा, कितनी बार 2 बार। तो r बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कुछ संख्याएं दे रखी है 7 4 5 3 4 3 2 4 1 2, और इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, एकदम फुद्दू क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप ये मत सोचना कि सर सांख्यिकी में से बहुत भारी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। मॉडल पेपर को देख लीजिए, या फिर हम कहें पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनको सबको उठा के सोल्व कर डालिएगा, या जो आपको टफ लगते हैं उनको नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं यार। 80-85% या 80-90% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80-85% आप बना ही लोगे, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे पूछ रहा है, जैसे भी जो भी क्वेश्चन आ रहा है सेम उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है उनमें संख्याएं कुछ बदल दी जाए, है ना, लेकिन पैटर्न सेम वो का वही रहता है। तो इसलिए आप पिछले 5 सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसका बहुलक ज्ञात करना। बहुलक क्या होता है, बहुलक वह होता है जिसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार हो रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, देखते हैं। 7 कितनी बार आ रहा है सर, 7 तो 1 बार आ रहा है। 4 1 2 3 सर 4 3 बार आ रहा है। फिर 5 भी 1 बार, 3 तो सर आ ही नहीं रहा है, 1 बार आ रहा है। फिर 2 भी 1 बार आ रहा है, 1 भी 1 बार। तो इस तरह से अपने को पता चल रहा है कि 4 ऐसी संख्या है जो 3 बार आ रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आ रही है, 4। अतः बहुलक क्या हो जाएगा इसका, बहुलक बराबर 4। बस यही बहुलक हो गया। तो सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अब 12वां क्वेश्चन, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये भी एकदम सिंपल है। पासे पे कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, यही होते हैं पासे पे 6 अंक। इसने कहा है कि पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। तो भाई अभाज्य संख्या कौन सी, सर 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। हाँ सर, ये तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य। और एक भी तो अभाज्य है, लेकिन एक को अपन क्या मानते हैं, भाज्य भी है और अभाज्य भी है। तो एक जो है ना बेटा वो भाज्य भी है और अभाज्य भी है, दोनों है एक, है ना। तो इसलिए एक को इसमें नहीं लेंगे अपन। तो इसने पूछा अभाज्य, तो 2 को लो, 3 को लो, 5 को लो। इसमें क्या 2 में 2 के अलावा किसी और का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 में जा रहा है, 3 के अलावा नहीं। 5 में भी 5 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो प्रायिकता क्या हो गई, तो कितने अंक आ गए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी 3 संभावनाएं हैं भाई। या तो 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए, ऐसी कितनी संभावना है, 3 संभावना। और कितनी संभावनाओं में से सर संभावनाएं टोटल 6 है, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। तो 6 में से तो कितनी आ गई, 1/2। तो क्या हो गई इसकी प्रायिकता भाई, अभाज्य अंक आने की 1/2। अब इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक वाले आ गए कि भाई आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये पूछा है कि ये क्या है, रिक्त स्थान में भरना है 3 + 2√5। क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है अपरिमेय संख्या,
√5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं, अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी की पूरी भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसको सिद्ध करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सिद्ध करने के लिए बोल देगा। यहाँ पर 1 नंबर में कोई सिद्ध नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि भैया हाँ अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये आ जाता 3 + 2 √4, फिर ये परिमेय है कि अपरिमेय? सर ये परिमेय नहीं है। क्या, देखो 3 + 2 √4 को क्या लिख सकते हैं सर, ये तो 2 का स्क्वायर है, तो इसको 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो 3 + 2 × 2 4 हो गया 7। तो सर ये तो परिमेय है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं कि भाई सभी व्रत कैसे होते हैं। व्रत, सभी व्रत मतलब अलग अलग त्रिज्याओं के व्रत हो सकते हैं, तो वो कैसे होंगे? वो समरूप होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या वो सर्वांग सम हो सकते हैं? नहीं होते हैं। सर्वांग सम तब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं क्या होगी? बराबर होगी। अगर त्रिज्याएं बराबर है तो सर्वांग सम होंगे, अदरवाइज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समरूप या सिमिलर जो कहते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, दूसरे का तीसरा, tan 30 और tan 60। tan 30 की वैल्यू पता है, मैंने टेबल बताई थी, पूरी की टेबल आपको याद कर लेनी है। जब तक टेबल को ठीक से याद नहीं करोगे बार बार दिक्कतें आएगी त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में सिर्फ 2 या 3 कंसेप्ट है, पूरी की पूरी टेबल याद करना और 2 से 3 यहाँ पर कुछ पाइथागोरस प्रमेय हो गई, या फिर अपन कहें एक लाल बटे कक्का का फॉर्मूला हो गया। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको याद करके आप त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/√3। और tan 60 की सरी √3 होती है। तो √3 बटे में है और ये ऊपर है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। नेक्स्ट है 4th इसमें कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना कोण होता है। कोई भी स्पर्श रेखा अपन बनाते हैं, ये आपका वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई और ये त्रिज्या हो गई, तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कितना होगा? ये कोण जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है, या फिर इसे कहें हम समकोण। क्या कह सकते हैं इसको? समकोण भी हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद में है 5वां क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालोगे? हाँ, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? x बार क्या होता है? सिग्मा fi xi/सिग्मा fi। यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या xi निकालेंगे मध्यमा, फिर उसको बारंबारता से गुणा करेंगे, फिर सिग्मा fi का भाग दे देते हैं। अब असंभव घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? कोई भी घटना घटित होती है उसके असंभव होने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी भाई 0? 0 इसलिए होगी क्योंकि कोई भी घटना घटित ही नहीं हो रही है, तो उसकी प्रायिकता तो 0 ही होगी ना। बिल्कुल। तो ये इसके हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ कि भाई 2 समीकरण युग्म हैं, उसके निकाय के अद्वितीय हल कब होंगे? तो क्या क्या कंडीशन पड़ी थी अपन? समीकरण निकाय मान लीजिए a1x + b1y + c1 = 0 है। दूसरा क्या है? a2x + b2y + c2 = 0। ये पहली समीकरण होगी, ये दूसरी समीकरण होगी अद्वितीय हल के लिए। या फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस हमने पढ़ी, तो सारी कंडीशंस को देख लीजिएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में क्या होगा भाई? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, है ना। और अगर a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर हो जाए, लेकिन c1/c2 भी बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा? रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी। और हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और रेखाएं समपाती होगी, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। कैसे? ये रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आ जाएगी, ठीक है, इसे हम इसी के ऊपर। तो हर बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही। तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और क्या ये समपाती है? बिल्कुल। अब अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, तो फिर क्या होगा?
अगर देखो ये कंडीशन है तो फिर रेखाएं इस तरह से होगी, तो कैसी होगी, समांतर होगी। लेकिन समांतर रेखाएं जो है क्या कभी एक दूसरे को कट करेगी, कहीं पर काटेगी, नहीं काटेगी, रेल की पटरी की तरह होती है, ठीक है। तो ये कोई हल नहीं होगा इसका ना, कोई हल नहीं होगा। और कैसी होगी रेखाएं, समांतर होगी, समांतर हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये इसकी कंडीशन है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखिए, कोई द्विघात समीकरण दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका मूल जो ज्ञात करने के लिए द्विघात, अब कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका हल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य विधि है, उससे अगर अपने को हल ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला में बताओ फटाफट, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है ये सर, ये होता है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, याद भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, बॉक्स में बंद कर दो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा जो दे रखा है उसमें क्या है कि भाई एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके पद दे रखे हैं 2, 5, 8 और 11। तो क्या ज्ञात करने से 12 पदों का योग ज्ञात करो। कैसे करोगे, n पदों के योग का क्या सूत्र होता है, n पदों का योग, क्या फॉर्मूला भाई इसका, Sn बराबर सर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया सर n पदों के योग का फॉर्मूला। तो यहाँ पर n कितना है, 12 है, a क्या है, प्रथम पद कितना है, 2 है, और d कितना है, सार्वांतर, सार्वांतर कितना है, a बराबर 2 हो गया, और d बराबर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 में से 2 घटाओ 3 आ गया सर। तो यहाँ पर Sn यानी 12 पदों का योग कितना हो गया, n की जगह 12 और 2 2 इंटू a की जगह पे कितना है, 2 है, प्लस n माइनस 1, n की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना भाई सर, 3 है डी की जगह पे, रखो फटाफट, 12 में 2 का भाग गया सर 6 बार गया, इधर 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 12 में से 1 घटाओ 11, और 11 को 3 से करोगे तो 33। सर ये क्या आ गया भाई, जोड़ो इनको फटाफट से, 37 आ गया सर। ये जोड़ने पर गुणा करो 6 से, 6 का पहाड़ा आता है 7 छंग 42, 4 हासिल के बच गए, 6 ते 18 और 4 22। तो यही आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि भाई कोई समरूप त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 4:3। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, एक त्रिभुज यह है और दूसरा त्रिभुज यह है, इसकी भुजा ले लो ABC, इसकी ले लो PQR। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है ना AB बटे PQ, ये कितना है, 4/9 है, ये 3 नहीं है ना, तो 4/9 दे रखा है। तो अब कह रहा है कि भाई इनका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, बताओ फटाफट। अगर अपन इसको करें इस तरह से तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार ये वाला हो गया, इसकी फॉर्म में कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। तो और ये क्या हो गया, 1/2 आधार, तो 1/2 को ऐसे कैसे रहने दो। तो यहाँ पर ये बताओ, क्या यहाँ पर आधार 4 है, जो भी लोगे एक भुजा 4 ले लो, और इसकी एक भुजा कितने लोगे, 9 लोगे, ठीक है, 9 ही लेना पड़ेगा। तो इनका जो क्षेत्रफल, भुजा एक भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो क्या भुजा का स्क्वायर हो गया ये भुजाओं का, बिल्कुल, क्योंकि 2 भुजाएं हो गई ना, तो इसमें जो फैक्टर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, 4 का स्क्वायर कितना हो गया और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, बताओ फटाफट, 16/81। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना, 16/81। अब 5वां क्वेश्चन देखिए फटाफट से, क्या दे दिया, sec 40 अपन cosec 50 माइनस sec 50 अपन cosec 40 का मान ज्ञात करो भाई। कैसे ज्ञात करोगे, अच्छा देखो यहाँ पर sec थीटा क्या होता है सर, ये होता है cos का उल्टा 1/cos थीटा, होता है कि नहीं, होता है। और cosec थीटा क्या होता है सर, ये होता है 1/sin थीटा, यही होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर यही वैल्यू रख दो ना, sec 45 की जगह पे क्या रखता हूँ मैं, 1/cos 40, सॉरी 40 सही है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, ये तो ये हो गया, ठीक है।
अब क्या हो गया कोसेक 50, कोसेक 50 की जगह क्या रखेंगे 1/sin 50, तो 1 और ये 50 ऊपर चला जाएगा तो sin 50 ऊपर चला गया। हाँ गया कि नहीं गया। सेक 50 को क्या लिखोगे सर 1/cos 50 लिख दोगे, ठीक है। फिर कोसेक 40 को क्या लिखोगे 1/sin 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा अब क्या करें भाई सर ये तो sin 50/cos 40 हो गया, sin 40/cos 50 हो गया, काट दोगे क्या इनको? नहीं अभी नहीं कटेगा ये, क्यों? sin 50 को क्या मैं cos की फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या अपन ने ये पढ़ा था sin थीटा बराबर cos 90 - थीटा, पढ़ा था कि नहीं? ऐसा पढ़ा था। जब ऐसा पढ़ा था तो क्या इसको मैं sin 50 को क्या लिख सकता हूँ भाई sin 90 - 50 लिख सकता हूँ क्या? सॉरी sin 50 को क्या लिख सकता हूँ cos 90 - 50, यहाँ पे क्या रह गया cos 40। ऐसे कैसे रहने दो, sin 40 को क्या लिख सकता हूँ मैं cos 90 - 40 लिख सकता हूँ बटे क्या है यहाँ पर cos 50 है कि नहीं? इतना ही है। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे भाई, इसके बाद में cos 90 - 50, तो 90 में से 50 घटाओगे सर cos 40 बच गया, और बटे में क्या बचा है? बटे में भी तो cos 40 ही है ना? हाँ सर, माइनस यहाँ पर cos 90 - 40 क्या हो गया सर ये cos 50 रह गया, और बटे में सर ये भी cos 50, तो cos 40 से cos 40 कट गया, cos 50 से cos 50 कट गया, तो 1 - 1 आ गया, बराबर क्या हो गया सर ये तो 0 आ गया, तो बिल्कुल 0 ही आंसर आना है इसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है तीसरे का कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करें, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाने जैसा कुछ है ही नहीं। बताओ क्या दिमाग लगाओगे इसमें? क्या यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब एक सर्वसमीका पढ़ी थी तुमने, क्या पढ़ी थी भाई वो सर्वसमीका? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी थी सर। तो यहाँ पर क्या मैं tan स्क्वायर को उधर ले जाऊँ? ले जाओ, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त? बताओ जल्दी। सर 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रखो ना। तो 9 × 1, तो ये क्या हो गया सर? ये तो 9 हो गया। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये सर्वसमीका का ये मान होता है। बाकी तो क्या है, जोड़ घटाव गुणा ही तो है। अरे यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर गुणा है, बस खत्म। इतना ही तो है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सिंपल प्रश्नावली है, या कहीं बहुत ही सिंपल मैथ है आपकी ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एकदम सिंपल, बहुत ही इजी है, और डेली की डेली आप भी देखते रहते हो। इसमें दे रखा है कि भाई एक ऐसा समय आता है जब कोई मीनार है, इसकी छाया की लंबाई इसकी मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाती है, ठीक है। इसको मान लीजिए A, B और इसको C मान लीजिए। अब मेरे को ये बताओ कि भाई यहाँ से सूर्य देवता तुम्हारे धूप बरसा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी छाया इधर ही आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? जैसे तुम ही मान लो तुम खड़े हो, तुम्हारी छाया इधर आएगी। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा समय आता है कि जब ये छाया और ये छाया दोनों बराबर हो जाती है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। अच्छा, ये कोण जो होता है ऊपर की तरफ जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और जो नीचे की तरफ बनता है, नीचे की तरफ देखते हुए बनता है, उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अवनमन मतलब नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन, ठीक है। उन्नति करते हुए देखते हैं ना अपन ऊंचा, तो उन्नयन हो गया। तो उन्नयन कोण पूछ लिया भाई। अब क्या होगा भाई बताओ? ये भी बराबर है, ये भी बराबर। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा है तुमने लाल बटे कक्का से, tan थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है सर, हमें क्या पता? tan थीटा बराबर बता क्या है? हाँ सर बताओ, लाल बटे कक्का। उठाओ tan वाला, l बटे a, यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या है सर? लंब AB है, और आधार क्या है सर? आधार तो BC है ना, तो BC लिखो। अच्छा, इसने ये कहा है कि भाई एक ऐसा समय आ जाता है जब ये वाली इसकी लंबाई और इसकी परछाई की लंबाई बराबर हो जाती है। यानी क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में? क्या दे रखा है अपने को? AB बराबर BC दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है सर। ये जब AB और BC बराबर है तो AB की जगह मैं BC लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी बटे में BC, तो क्या 1 आ गया। अब थीटा के किस मान के लिए tan थीटा 1 होता है? अब थीटा का क्या मान रखे कि भाई tan थीटा कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री।
थीटा के 45 डिग्री मान के लिए जो मीनार की ऊंचाई है और उसकी छाया की जो लंबाई है वो बराबर हो जाएगी। होगी कि नहीं? देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप देखते भी रहते हो इस तरह, आप चलते जाते हो, बिल्कुल चलते हो, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है तो आपकी छाया की लंबाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है, क्योंकि सूरज ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर नीचे से इस तरह से आएगा। अब जब आपके सिर के ऊपर है सूर्य, यहाँ पर मान लो, तो उसकी छाया की लंबाई कहाँ होगी? छाया भी यहीं पे होगी, छाया की लंबाई न के बराबर होगी। लेकिन सूर्य जब ढलता जाएगा यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो आपकी लंबाई इस तरह से इधर बढ़ती जाएगी ना। ठीक है, आगे समझ में। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ये भी और भी सिंपल है, उसकी तरह ये सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन। इसमें पूछ दिया कोई आकृति दे रखी है, इसमें थीटा का मान ज्ञात करो। अरे थीटा का मान ज्ञात करना कोई सी बड़ी बात है, अपने को लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो लाल बट्टे कक्का से कौन सा फॉर्मूला काम लेंगे अपन? टेन थीटा का। टेन थीटा जो होता है क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। लंब क्या है सर? लंब BC है, BC, और आधार कितना है सर? AB है। अच्छा, BC की लंबाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई कितनी है सर? 10 मीटर। और AB कितना दे रखा है सर? 10√3। 10 से 10 कट गया, हाँ, तो ये 1/√3 आ गया। और टेन थीटा का किस मान के लिए बताओ? अब ये थीटा का ऐसा क्या मान रखें कि टेन थीटा 1/√3 आ जाए? सर ये तो टेबल में हमने पढ़ा है ना कि थीटा का मान अगर 30 होता है तो tan 30 जो है 1/√3 होता है कि नहीं होता है? लो देखो, इतना इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप अगर देखोगे ना इस पूरे मॉडल पेपर को एनालाइज करोगे तो बहुत ही सिंपल है। आपका जो डर वहम बना हुआ है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इतनी खतरनाक आती है, यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट, एकदम खत्म हो जाएगा आपका वहम। एकदम से मतलब उस तरह से है जैसे कि आप अपनी परछाई से डरते हो, लेकिन बहुत सिंपल है यार, इसमें है कुछ पता कुछ भी नहीं है। आपको लाल बटा कक्का याद करना है और वो टेबल याद करनी है, बस ये दो ही तो कंसेप्ट है इसमें, और क्या है? सिंपल। बाकी तो भाग काटना आपको आता है, 10 से 10 को कैसे काटते हैं, 1/√3 बच गया। जब टेबल याद है तो पता है कि थीटा का अगर थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो तो टेन थीटा 1/√3 होता है, सबको मालूम है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से। इसमें दे रखा है कि भाई जो एक वृत्त है उसका केंद्र O है और किसी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, PA और PB इस तरह से खींची जाती है कि जो ये कोण बनता है ये कितना है? 80 डिग्री है। तो वो बोल रहा है कि कोण AOB ज्ञात करो। कोण AOB कैसे ज्ञात करें भाई? बहुत सिंपल है। कैसे? देखो कुछ दिमाग लगाने जैसा है नहीं, देखते ही पता चल रहा है कि ये कोण कितना होना चाहिए। पता है कितना होना चाहिए? अच्छा, ये कोण कितना होगा मेरे को बता सकते हो तुम? सर ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंबवत गिरती है कि नहीं? गिरती है। ये भी कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। जब ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों का योग कितना हो गया? सर दोनों का योग 90 और 90 180 हो गया। अच्छा, ये 80 दे रखा है तो इसको निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अरे यही होता है ना, कोई सा भी चतुर्भुज हो ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। हाँ सर, तो बताओ क्या हो गया भाई? 360 डिग्री हो गया तो कोण AOB। सबसे पहले ये वाला ले लिया, फिर ये वाला कितना है? 90 डिग्री, फिर ये वाला 80 डिग्री, फिर ये वाला, सर ये भी 90 डिग्री है, तो बराबर कितना हो गया? 360। कितना हो रहा है भाई? इनको जोड़ो, 180 और 80 ये कितना हो गया? सर ये हो गया 260। यही हो गया। तो कोण AOB कितना हो गया? 360 में से 260 घटाओ, सर ये तो 100 डिग्री आ गया। कोण जो AOB है ये कितना आ गया? 100 डिग्री। अब सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है भाई, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? इसका और इसका योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग ऑलरेडी 180 है, तो इन दोनों का भी योग 180 होना चाहिए, क्योंकि चारों का योग कितना होना है? 360 डिग्री। सिंपल। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दे रखा है? पढ़ो।
19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसको 2:1 में विभाजित कीजिए और प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए। देखो कैसे होगी भाई। मान लो ये कोई एक रेखाखंड ए बी है, इसको नाप के ले लेना। कितनी है इसकी लंबाई? सर इसकी लंबाई है 19 सेंटीमीटर, है कि नहीं। फिर इससे किसी कोण थीटा पर अपन एक रेखाखंड खींचते हैं, किरण खींचते हैं, कोई सा भी कोण हो सकता है, चाप काट लो, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे 2:3 में, तो 2:3 में टोटल कितने हिस्से करेंगे इसके, कितने भाग करेंगे इसके? हम करेंगे सर, क्योंकि 2:1 का बोला है तो 2 + 1 = 3 हिस्से में, तो 3 बराबर चाप काट लीजिए। मान लो पहला चाप काटा यहाँ से यहाँ पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा चाप हो गया। अब इसको मिला दीजिए। किसको मिलाएं? सबसे पहले बी को इससे मिला दीजिए। मान लो इसको सी पॉइंट नाम दे दें, ठीक है। बी को सी से मिला दीजिए। अब बी सी जो है इसके समांतर यहाँ पर खींचेंगे एक रेखा। कैसे खींचोगे बताओ? बताओ भाई। अरे ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ से देख लो कि ये कितने का चाप कट रहा है, उतना ही चाप यहाँ से काट दो और ये एक लाइन खींच दो। खींच दोगे? बिल्कुल। तो ये तो लाइन ये हो गई। फिर अब क्या करें भाई? अब करना क्या है? अब तो कुछ भी नहीं करना है। अब तो सिंपल सी बात यह है कि अपने को ये क्या पता चल गया, ये 2 हिस्सा हो गया और ये 1 हो गया, तो 2:1 हो गया। अच्छा, इसको क्या नाम दे सकते हैं अपन? इसको B1 दे दें, इसको B2 दे दें, इसको B3 लिख लीजिए, है ना, B3 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब 2:1 में विभाजित करने को बोला है, हमने कर दिया, तो इसका 2/3 कर दीजिएगा। 19 का 2/3 कितना हो गया बताओ फटाफट। इसको क्या नाम दूँ? इसको C दे दूँ? तुम्हारी मर्जी पड़े जो। तो 19 दूनी 38/3 हो गया। तो दूसरा भाग क्या हो गया? ये कौन सा हो गया? ये तो सर AC हो गया। तथा BC क्या हो गया? सर BC क्या हो जाएगा? 19 का 1/3वां भाग हो गया, तो ये 19/3 सेंटीमीटर। बस यही तो आंसर ज्ञात करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है कि भाई 6 सेंटीमीटर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दे रखा है और एक त्रिज्या खंड दे रखा है जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ ना सर। बताओ, तुम ही बता दो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा है ना? बताओ क्या होता है? πr² इंटू थीटा, यही होता है। πr² तो पूरे का हो गया बटे 360 इंटू थीटा कर दो तो इस त्रिज्या खंड का हो जाएगा। पाई की जगह क्या लिखें सर? 22/7 लिख दो ना, लिख दो, तुम्हारी मर्जी। आर की जगह क्या लिखें? आर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, तो 6 इंटू 6 हो गया बटे 360 इंटू थीटा। थीटा 60 डिग्री है कि नहीं है? तो ये कितनी बार कट गया? 60 से कट गया ये सर 6 बार। 6 से ये एक 6 भी कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? तो सर ये आ गया 22 इंटू 6/7 बराबर कितना हो गया भाई? ये 22 इंटू 6/7 कितना हो गया? करो इसको गुणा फटाफट का। कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13/7। किस में है ये? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो कितना हो गया? 132/7 सेंटीमीटर। क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं करना, बस ये फॉर्मूला है तो ध्यान रखना है कि भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्या दे रखा है? 3 तो जो बॉल है वो कैसी नीली दे रखी है, 2 बॉल सफ़ेद दे रखी है और 4 बॉल जो है वो लाल दे रखी है। यादृच्छिक रूप से कोई एक बॉल को खींचा जाता है, तो बताइए उस बॉल के नीली आने की प्रायिकता कितनी होगी? कितनी हो सकती है नीली आने की प्रायिकता? देखो ये कोई एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारी बॉल पड़ी हुई है। अब मेरे को पता नहीं कौन सी बॉल कैसी है, तो 3 तो नीली बॉल है, 2 सफ़ेद है और 4 लाल है। उसमें से एक गेंद को खींचने की कोशिश करता है एक बच्चा, तो बताइए कि उसके नीली बॉल के आने की प्रायिकता कितनी है? तो नीली बॉल टोटल कितनी है सर? नीली बॉल 3 है, या टोटल बॉल कितनी है? टोटल 3 और 2 5 और 4 9 बॉल है। तो 9 में से 3 बार हाथ डाले तो ऐसा लग सकता है कि भाई 3 आ जाए, जरूरी नहीं, लेकिन 3 बार की संभावना है कि कितना आ जाए?
नीली आ जाए। और टोटल संभावनाएं कितनी है, दोनों टोटल बॉल कितनी है, 3 2 5 और 4 9। तो क्या प्रायिकता होगी नीली आने की, 1/3। 3 से कट जाएगा ना ये 9 3 बार, हाँ तो 1/3 आ गया। अच्छा इसी तरह से पूछ ले सफ़ेद के आने की प्रायिकता। सफ़ेद बॉल कितनी है, 2 बार ऐसा हो सकता है कि भाई सफ़ेद आ जाए, सिर्फ 2 ही तो बार आ सकती है ना अधिकतम सफ़ेद, 2 बॉल है इसमें, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं तीसरी बार भी खींचूँ सफ़ेद आ जाए, नहीं है ना, तो सिर्फ 2 बार आ सकती है। लेकिन टोटल संभावनाएं कितनी है, टोटल तो 9 बॉल है, एक एक खींचोगे तुम, एक एक बॉल निकालोगे तो 9 बार हाथ डालना पड़ेगा, तो सर ये 2/9 हो गया। अच्छा अगर मैं बोलूँ लाल आने की प्रायिकता क्या है, तो लाल आने की प्रायिकता क्या है, सर लाल तो 4 बॉल है, तो 4 बार अपन लाल बॉल खींच सकते हैं, लेकिन संभावनाएं टोटल कितनी है, 9 है, तो कितना हो गया, 4/9 ही इसका आंसर आ जाएगा लाल के लिए। लेकिन नीले के लिए पूछा है तो नीले के लिए क्या होगी प्रायिकता, 1/3। दोस्तों ये था आपका जो मॉडल पेपर था इसका पार्ट 1, यानी जो सेक्शन ए होता है वो था ये। इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अपन ने सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से किया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में त्रुटि हो जाए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी रहे हैं और एकदम सिंपल तरीके से आप इसको सीख सकते हो। कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप थोड़ा टाइम दोगे तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पास होना या अच्छे नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त। आप थोड़ी सी भी मेहनत कीजिएगा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।